जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। देश भर में रामलला के दर्शन को लेकर के भारी उत्साह है और अयोध्या में श्रद्धालुओं का सैलाब इस समय उमड़ रहा है। नए मंदिर में रामलला के दर्शन की अभिलाषा पूरी करने के लिए लोग अयोध्या पहुंच रहे हैं और आज मंदिर के कपाट खुल गए हैं। देश भर में जिस तरह का उत्साह नज़र आ रहा है, उसको देखते हुए ये बात लग रही है कि 30,000 श्रद्धालुओं के रुकने की व्यवस्था अयोध्या में की गई है और 60 से अधिक होटल और 171 धर्मशालाएं और गेस्ट हाउस भी हैं। आज से वहां पर सुबह 3:30 पे मंगल आरती और 6:30 पे सुबह श्रृंगार आरती और दोपहर में 12 बजे भोग आरती और शाम को 7:30 पर वहां पर संध्या आरती होगी। प्रथम तल पर श्री राम दरबार है। वहाँ में मंदिर में पूर्व दिशा में प्रवेश और दक्षिण दिशा से निकासी हो रही है। मुख्य मंदिर के लिए 32 सीढ़ियाँ वहाँ पे चढ़नी पड़ रही हैं। मुख्य गर्भगृह में प्रभु श्री राम का बाल स्वरूप, श्री रामलला सरकार का विग्रह रूप तथा प्रथम तल पर श्री राम दरबार वहाँ पे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कल करने के बाद दिल्ली लौटने के बाद घोषणा की कि सूर्यवंशी भगवान श्री राम के आलोक से विश्व के सभी भक्तगण सदैव ऊर्जा प्राप्त करते हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उन्होंने कहा कि ये उनका संकल्प और प्रशस्त हुआ है कि भारतवासियों के घरों की छतों पर उनका अपना सोलर रूफटॉप सिस्टम हो। इसके लिए सरकार 1 करोड़ घरों पर रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के लक्ष्य के साथ प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना प्रारंभ करेगी। इससे गरीब और मध्यम वर्ग का बिजली का बिल कम होगा। साथ ही भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भी बनेगा। इससे परंपरागत बिजली की मांग कम होगी और देश मजबूत भी होगा। रामलला की पूजा और आरती में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब पूजा और आरती में भी बदलाव हो गया है। पूरी पद्धति को व्यवस्थित किया गया है। अब रामलला की 24 घंटे के 8 पहर में अष्टयाम सेवा होगी। इसके अलावा रामलला की 6 बार आरती होगी। आरती में शामिल होने के लिए पास जारी होंगे। अब तक रामलला विराजमान की 2 आरती के पास जारी होते थे और सभी 6 आरती भी नहीं होती थीं। मंगल आरती भगवान को जगाने के लिए होगी और श्रृंगार आरती से उन्हें सजाया जाता है। भोग आरती में पूरी सब्जी खीर का भोग लगाया जाता है। उत्थापना आरती रामलला की नज़र उतारने के लिए की जाती है। संध्या आरती शाम के वक्त होती है और फिर भगवान को सुलाने के लिए पहले शयन आरती होती है। नए मंदिर में सुबह से आज 3:30 से 4 बजे बड़े पुजारी मंत्र से रामलला की आरती उन्होंने उतारी और फिर मंगल आरती हुई। 5:30 बजे श्रृंगार आरती व शाम को 6 बजे दर्शन आरती होगी। दोपहर को मध्याह्न भोग आरती, फिर उत्थापन संध्या आरती व भगवान को सुलाने के वक्त आज शयन आरती होगी। यह पहला मौका है जब रामलला की भोग सेवा सभी मानक पद्धतियों से होगी। अगले 40 दिन तक रोज रामलला का शेष अभिषेक होगा। साथ ही 60 दिन तक कलाकार स्वरांजलि भी देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रामलला के बाल विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद कहा कि यह भारत के विकास का अमृतकाल है। युवा शक्ति और ऊर्जा से भरा हुआ है। यह स्थितियां न जाने कितने सालों बाद बनेंगी। अब हमें चूकना नहीं है, बैठना नहीं है। देश के युवाओं के सामने वर्षों की परंपरा की प्रेरणा है। विरासत पर गर्व करते हुए भारत का नव प्रभात लिखना है। भारत समृद्धि के लक्ष्य पर पहुंचेगा। आने वाले समय सफलता का है। उन्होंने कहा कि अब सिद्धि का है। यह राम मंदिर भारत के उत्कर्ष का साक्षी बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
कि हमारे राम अब टेंट नहीं दिव्य मंदिर में रहेंगे। उन्होंने कहा कि भारत के उत्कर्ष, अभ्युदय और सिद्धि का साक्षी बनेगा यह राम मंदिर। उन्होंने कहा राम आग नहीं ऊर्जा हैं, राम से राष्ट्र निर्माण की ओर पूरे देश को अब बढ़ना है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पूरा राष्ट्र राममय हो गया है, लगता है हम त्रेता युग में आ गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद प्रतीक्षित मौके का अंतर्मन में भावनाएं कुछ ऐसी हैं कि उन्हें व्यक्त करने को शब्द नहीं मिल रहे हैं। मन भावुक है, भाव विभोर है, भाव विहल है। आज वह समय आ गया है, मुख्यमंत्री ने कहा, जिसकी प्रतीक्षा थी। संतोष है कि मंदिर वहीं बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। संकल्प और साधना की सिद्धि के लिए, हमारी प्रतीक्षा की समाप्ति के लिए, हमारे संकल्प पूर्णता के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन्होंने आभार और अभिनंदन भी व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के 2014 में आगमन के साथ ही भारतीय जनमानस कह उठा था, मोरे जी भरोस दृढ़ सोई, मिलिहई राम सगुन शुभ होई। उन्होंने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के हम सभी साक्षी बने। अलौकिक छवि है हमारे प्रभु की, बिल्कुल वैसे जैसा संत तुलसीदास ने वर्णन किया है। नवकंज लोकन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, धन्य है वह शिल्पी जिसने हमारे मन में बस राम की छवि को मूर्ति रूप प्रदान किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने लखनऊ में आवास पर भी शाम को दिवाली मनाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चांदी का मंदिर भेंट किया। कल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद 946 वर्ष बाद रामलला का अपनी जन्मभूमि पर पुनर्स्थापित होना संभव हुआ है। यह जितना अपूर्व है उतना ही अपूर्व वह मंदिर भी है जिसमें रामलला की स्थापना की गई है। 40 माह पूर्व निर्माण योजना सामने आने के साथ ही यह सुनिश्चित हो गया था कि रामलला का मंदिर भव्यता का प्रतिमान गढ़ने वाला है, जिसकी छवि 566 मीटर लंबे राम जन्मभूमि पथ के नुक्कड़ से ही प्रस्तुत होती है। मंदिर निर्माण की शैली और उसी प्रकार लाल बलुए पत्थर से निर्मित पथ के तोरण से ही विमुग्धता की प्रतीत होती है। साथ ही राम मंदिर की ओर बढ़ने की गति और तीव्र हो उठती है। ऐसा ही दुर्लभ अवसर था कल जब नवनिर्मित मंदिर में गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा के साथ रामलला की आंखों पर बंधी पट्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खोली। बोलती आंखें उन लोगों को गलत सिद्ध कर रही थीं जो यह कहते हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, और उन लोगों को आश्वस्त कर रही थीं जो आवाज़ में असर के लिए आकुल अभीत भी होते हैं। ट्रस्ट ने न केवल अनेक चरण की जांच परख के बाद मूर्ति निर्माण के लिए कई बड़े चढ़े मूर्तिकारों के बीच योगीराज सहित 2 अन्य कलाकारों को मूर्ति निर्माण के लिए चयनित किया, बल्कि आस्था के इस अति महनीय केंद्र पर स्थापित करने के लिए निर्मित 3 प्रतिमा में से इस प्रतिमा को चुना गया। चिर स्वप्न साकार करने वाले नवनिर्मित मंदिर के अनुरूप रामलला की प्रतिमा का चयन आसान नहीं था। ट्रस्ट को रामायण एवं रामचरित मानस में वर्णित श्री राम के बाल स्वरूप के वर्णन से सहायता इसको चयनित करने में मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने कल अपने उद्बोधन में कहा कि देश से देश व राम से राष्ट्र है की चेतना को साकार करें। उन्होंने कहा कि विरासत पर गर्व करते हुए हमको भारत का नव प्रभात लिखना है। उन्होंने कहा भगवान राम केवल हमारे नहीं हैं बल्कि ये सबके हैं। प्रधानमंत्री जन्मभूमि पर राम मंदिर के निर्माण का निर्णय सुनाने के लिए न्यायपालिका के प्रति उन्होंने कृतज्ञता भी ज्ञापित की। उन्होंने कहा कि संविधान की पहली प्रति में भगवान राम विराजमान हैं। संविधान लागू होने के बाद दशकों तक राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चलती रही। उन्होंने कहा कि मैं आभार व्यक्त करूंगा न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली। न्याय के पर्याय प्रभु श्री राम का मंदिर न्यायबद्ध तरीके से ही बना है। राजनीति की भी अब एक नई गाथा अयोध्या में श्री रामलला की मूर्ति स्थापित होने के बाद ऐसा लगता है बनेगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर की ओर जाने वाली सड़क के फुटपाथ पर लगी
टीवी स्क्रीन पर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को टकटकी लगाकर देख रहे कर्नाटक के राघवेंद्र दास और जम्मू कश्मीर के उमा दास की आंखों में आंसू छलक आए थे। पूछने पर बोले, फटे टेंट में भी अपने रामलला को देख आंसू छलक आते थे, लेकिन आज खुशी के आंसू हैं। मोदी योगी को राम लक्ष्मण की जोड़ी मानते हुए कहते हैं कि अब राम विरोधियों का अंत भी तय है। राम के रूप में मोदी जी ही विरोधियों को परास्त कर राम राज्य की स्थापना करेंगे, ऐसा वो उस दर्शक ने वहां पर व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारतवंशियों की आबादी वाले विश्व के हर शहर में ये उत्सव हुआ है। और आपको बताते चलते हैं कि कल मंदिरों में गूंजे घंटे घड़ियाल और श्रद्धालुओं का एक बहुत ही बड़ा ज्वार उमड़ता रहा। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जितने मंदिर थे उनमें भव्य आयोजन हुए। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में राम बारात की आरती निकाली गई। इजराइल के महावाणिज्यिक दूत में मुंबई में पूजा अर्चना की गई। नेपाल के श्रम रोजगार और सामाजिक सुरक्षा मंत्री शरद सिंह भंडारी ने प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महोत्तरी में भगवान श्री राम और सीता की 25 फुट ऊंची चित्र का अनावरण करते हुए कहा कि दुनिया राम युग में प्रवेश कर चुकी है। भंडारी ने सभी सनातन हिंदुओं को एक स्थान पर साथ लाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताते हुए कहा कि सनातन व संस्कृति की रक्षा ही जिम्मेदारी अब हम इस युग के लोगों के कंधे पर है। हरदोई में भी कल कई आयोजन हुए। कई स्थानों पर लोग राममय और राम की भक्ति में ओतप्रोत रहे। कई स्थानों पर सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया। पिछले कई दिनों से लगातार शीतलहर भी चल रही है, लेकिन शीतलहर के आगे राम लहर भारी पड़ती कल दिखलाई पड़ी। सुबह से ही श्री राम का अभिनंदन करने के लिए सूरज भी खिले हुए नजर आए तो कानों में रामचरितमानस की पंक्तियां माहौल को और दिव्य और गर्म बना रही थीं। मंदिरों में और घरों में संगीतमय सुंदरकांड की देर शाम तक लोगों ने धुन बजाई। श्री राम मंदिर का सिक्का इस बार बहुत प्रतीकात्मक रूप में एक दूसरे को देने के लिए बहुत बिका और रातों रात इसकी मांग भी बेतहाशा बढ़ गई। बीते 3 दिनों में कोलकाता, कानपुर, हाथरस, लखनऊ व दिल्ली के बड़े कारीगरों से केवल यूपी के लिए 10 लाख सिक्के ऑर्डर किए गए, लेकिन 8 लाख की सप्लाई हो सकी। तो 3 दिन में 8 लाख सिक्के उनकी बिक्री हुई है। हरदोई के दयानंद एंग्लो वैदिक इंटर कॉलेज पिहानी चुंगी के पास है कि विकास में कल एक अध्याय और जुड़ा। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने नवनिर्मित दिव्यांग पथ और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम पुस्तकालय का लोकार्पण किया। इस लोकार्पण में अयोध्या में श्री रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के बाद डीएवी इंटर कॉलेज में जिलाधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अजीत सिंह बब्बन, पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत शास्त्री के साथ दीप प्रज्वलित कर दोनों कार्यों के शिलापट का लोकार्पण किया तथा कहा कि पुस्तकालय को ऑनलाइन संचालन कराएं। विद्यालय प्रबंधक भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राजीव रंजन मिश्र व वहां के अध्यक्ष बंशीधर किशोर ने भी इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त किए। आज पूरा विश्व जो है वो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बच नहीं रहा है। इस पर लगातार शोध भी हो रही हैं और शोधकर्ताओं ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों की शारीरिक कार्यक्षमता में लगातार गिरावट आ रही है। तो आज जो भारत के किसान भी हैं वो इससे अछूते नहीं हैं जलवायु परिवर्तन से, और हम सभी को, पूरे विश्व के लोगों को, भारतवंशियों को, हर छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक को ये जलवायु परिवर्तन के कारणों पर एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए और हमको ये प्रकृति को बचाने का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिकों ने कंप्यूटेशन मॉडल का उपयोग करके एक ये पता लगाया है कि लोगों की कार्यक्षमता पर तापमान, धूप, आर्द्रता और हवा जैसी मौसमी परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। और इसका जब विश्लेषण किया गया तो ये पता लगा कि इसके कारण कार्यक्षमता में गिरावट होती है, यानी कि जो लोग चाह रहे हैं वो भी शारीरिक रूप से उतना काम नहीं कर पा रहे हैं जितना वो आम परिस्थितियों में करते थे। तो ये शोध हुआ है और शोध के अनुसार बढ़ते तापमान के कारण केवल पौधे और जानवर ही नहीं प्रभावित
होंगे आने वाले दिनों में, बल्कि इसका असर उन किसानों पर भी, उनके श्रम पर भी पड़ेगा जो खेतों में बुआई करते हैं, जुताई करते हैं और कटाई जैसे कार्यों में लगे हुए हैं। तो इन शोधकर्ताओं ने यह बताया है कि इस बढ़ते तापमान और गर्मी की वजह से ये समस्याओं का सामना अब करना पड़ेगा किसानों को। इसकी वजह है कि उनके लिए खेतों में काम करना मुश्किल हो जाएगा और उनकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी। इस समय आप सभी लोग जो हैं कम तापमान से मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे पिछले वर्षों में देखा गया कि धीरे धीरे बढ़ा हुआ तापमान प्रतिवर्ष बढ़ रहा है और किसानों और कृषि क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों पर बढ़ते तापमान के प्रभावों को सीमित करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सुझाव भी दिए हैं। इनमें उनका सुझाव है कि सुबह और शाम को किसान समय ज़्यादा अपना श्रम में लगाएं और इस दौरान काम करने की सिफारिश उन्होंने करी है। और एक अनुमान है कि ऐसा करने से श्रम उत्पादकता में 5 से 10% का सुधार किया जा सकता है। यानी कि अगर किसान दिन के बजाय सवेरे और शाम को ज़्यादा श्रम का कार्य करें तो उनकी कार्य क्षमता में 5 से 10% बढ़ सकती है। तो बढ़ते तापमान के कारण सदी के अंत तक भारतीय किसानों की श्रम उत्पादकता 43% तक गिर सकती है। यानी देश का किसान पैदावार के मौसम में जितना काम कर सकता है उसका केवल 57% ही वो कर पाएगा। यानी आज जितना किसान काम कर पा रहा है, आने वाले दिनों में धीरे धीरे वो उसकी दर कम होगी। वहीं साल के सबसे गर्म 90 दिनों के दौरान किसानों की श्रम उत्पादकता घटकर मात्र 27% रह जाएगी। यानी कि इस दौरान उनकी श्रम उत्पादकता में 73% की गिरावट आ जाएगी। तो आज इस ग्लोबल चेंज को बायोलॉजी के आधार पर परिवर्तित करने के लिए सभी लोगों से रेडियो जागो 90.4 FM अपील करता है और इस जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए हमको अपनी नदी नाले बचाने हैं, हमको अब पेड़ पौधे लगाने हैं। और इसी मंत्र को सामने रखकर रेडियो जागो 90.4 FM ने हरदोई के सवायपुर क्षेत्र की नीलम नदी जो पिछले 30 वर्षों से विलुप्त हो गई है उसको पुनर्जीवित करने का अभियान शुरू कर रखा है। रेडियो जागो 90.4 FM नीलम नदी के किनारे बसे 18 गांव के लोगों को लगातार वहां पर आयोजन करके जागरूक कर रहा है कि लोग इस कार्य में अपने को जोड़ें। और सरकार द्वारा भी इसको मनरेगा के माध्यम से खुदाई का कार्य शुरू कराया गया है, लेकिन जन सहभागिता जोड़ने का कार्य रेडियो जागो 90.4 FM के माध्यम से लगातार किया जा रहा है, जिससे आने वाले दिनों में जलवायु परिवर्तन के कारणों पर गंभीर प्रभाव न पड़े। यदि सब लोग इस तरीके से जुड़ जाएंगे और सभी लोग इस बात की चिंता भी करेंगे तो आने वाला दिन हमारे लिए कष्टकारी नहीं होगा। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से रेडियो जागो 90.4 FM पर हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं।